आइए अंकारा में हुए नाटो शिखर सम्मेलन के नतीजों को हमारे पहले मेहमान पत्रकार और अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक अलेक्सेई पेचिये के साथ समझते हैं। अलेक्सेई, नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत करके मुझे खुशी है। आपको भी नमस्कार। अलेक्सेई, अंकारा शिखर सम्मेलन से नाटो को क्या मुख्य परिणाम मिला? क्या ये वास्तव में एकजुटता, एकता और दृढ़ संकल्प का शिखर सम्मेलन था, या जैसा कि बीबीसी लिखता है, ये मिश्रित भावनाओं का शिखर सम्मेलन था? मैं कहूंगा कि ये मिश्रित भावनाओं का शिखर सम्मेलन था, लेकिन फिर भी सबसे बढ़कर यूरोप के लिए ये ज्यादा सकारात्मक रहा, क्योंकि ये शिखर सम्मेलन ऐसा लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति, आखिरकार वही बन गए थे जैसा वे खुद को देखना चाहते थे। जैसा कि उन्होंने मजाक में कहा था कि मैं यहाँ बॉस हूँ। G7 शिखर सम्मेलन में उन्होंने ये कहा था, याद है? स्थिति अब भी लगभग वैसी ही थी, क्योंकि यूरोप ने अपनी रक्षा क्षमता अपने हाथ में ले ली है और ये अब छुपा नहीं है। यूरोपीय लोग अपना रक्षा बजट बना और सैन्य औद्योगिक परिसर फिर शुरू कर रहे हैं, और अमेरिकी इस सब से थोड़ा सा अलग हो रहे हैं। यानी जाहिर है, बात यह है कि फिर भी अमेरिकी उदाहरण के लिए यूरोप पर अपनी परमाणु छतरी बनाए रखते हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरह से नहीं। फ्रांस और पोलैंड अब सीधे बात कर रहे हैं, आखिरकार वे यहां तक पहुंच गए। सीधी बातचीत है कि फ्रांस अपनी परमाणु छतरी से पोलैंड को सुरक्षा दे। यही है, मतलब मूल रूप से एकजुटता। मैंने यूरोप और कनाडा के दायरे में एकजुटता देखी। अगर आप अंतिम कम्युनिकेन पढ़ेंगे तो जो यूक्रेन से संबंधित है उसमें भी फंडिंग को साफ तौर पर दर्शाया गया है। 140 अरब यूरो। शायद पहली बार ऐसा हुआ है जब नाटो की ओर से दी जाने वाली सहायता की राशि को खास तौर पर यूरो मुद्रा में दर्शाया गया है। यानी लिखा गया है कि 2 साल के लिए 140 अरब यूरो यूरोप और कनाडा द्वारा दिए जाएंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमिका ये होनी चाहिए कि वो इसमें हस्तक्षेप न करे। ट्रंप इस युद्ध में मध्यस्थ या वार्ताकार बनना चाहते थे। ये पूरी तरह सफल नहीं हुआ। ट्रंप ने यूक्रेन को किसी चीज के लिए मनाने की कोशिश की, दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन ये सफल नहीं हुआ। मेरे अनुसार इस समिट का यूक्रेन और यूरोप के लिए सबसे अहम नतीजा यह है कि ट्रंप ने बाधा डालना बंद किया। मैं इसे इसी तरह से बयान करूंगा। समिट के अंत में उन्होंने फिर से यूरोप से सभी सेनाएं हटाने की धमकी दी, फिर से ग्रीनलैंड की बात की, और फिर न जाने क्यों स्पेन पर भी निशाना साधा। मैं इसे इस तरह कहूंगा, अब मैं इसे सही तरीके से कहने की कोशिश करता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने काफी देर खुद को संभाला, फिर अचानक आपा खोकर वही पुरानी बातें दोहराई, क्योंकि वो यूरोप से सभी सेनाएं वापस नहीं बुला सकता। 2025 के कांग्रेस के एक फैसले में साफ साफ लिखा है कि वह 76,000 सैनिकों की न्यूनतम सीमा से कम वो यूरोप में अमेरिकी सेना की संख्या कम नहीं कर सकता। हाँ, वो परमाणु सुरक्षा कवच छोड़ नहीं सकता। जर्मनी के लिए टॉम हॉक मिसाइलों की कहानी आखिरकार सुलझ गई है। अब जर्मन खुद ये मिसाइलें खरीद रहे हैं, ना कि अमेरिकी उन्हें जर्मनी में तैनात कर रहे हैं। स्पेन के साथ कहानी ये रही कि दादाजी ट्रंप ने नाराज होकर कहा, हम स्पेन से व्यापार खत्म कर रहे हैं। वॉशिंगटन लौटने पर बोले, स्पेन की कद्र कम है पर वे रक्षा खर्च बढ़ा रहे हैं, इसलिए व्यापार जारी रहेगा। अब ग्रीनलैंड का सवाल है। मैं याद दिला दूं, ये मामला ट्रंप के पहले राष्ट्रपति कार्यकाल से ही चला आ रहा है। अगर आप समय पीछे ले जाएं तो उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में भी यही बात कही थी। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था। अंत में कुछ नहीं हुआ, यही नतीजा निकला। अब वो फिर इसे याद कर रहे हैं। इसलिए मैं कहूंगा, इस शिखर सम्मेलन में यूरोप के लिए ये बड़ा प्लस है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि अंकारा, तुर्की आखिरकार अब कहा जा सकता है कि पूरी तरह से यूक्रेन का स्पष्ट समर्थक बन गया है, बिल्कुल स्पष्ट। पूरी यूरोप की सुरक्षा संरचना में एक स्पष्ट टुकड़ा बन गया है। एर्दोआन अब इसे छुपाते नहीं है, वो साफ तौर पर अपना चुनाव कर रहे हैं। ये जो अदला बदली है, S-400 को F-35 से बदलना, ये बहुत अच्छा संकेत है कि रूसी हथियार और रूस के साथ संबंध अब इतने महत्वपूर्ण नहीं है कि उनके लिए किसी भी तरह से चिपके रहना जरूरी हो। एर्दोआन समझते हैं कि अब ये उनके लिए फायदेमंद नहीं है, बल्कि ये पुतिन के लिए फायदेमंद है कि एर्दोआन किसी भी तरह से मॉस्को के साथ कोई संबंध बनाए रखे। अब वैसा नहीं है जैसा 10 साल पहले था, जब एर्दोआन मॉस्को और पश्चिम दोनों की ओर बढ़ रहे थे। यानी वो बहुध्रुवीयता चुन रहे थे। वो खुद को पश्चिम और मॉस्को के बीच पुल बता रहे थे। लेकिन अब समझते हैं कि इसकी जरूरत पुतिन को ज्यादा है। इसीलिए वो पूरी तरह से ट्रंप की ओर मुड़ गए हैं, उनके विचारों का समर्थन कर रहे हैं और इसी तरह आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए अगर संक्षेप में कहूं तो मुझे इस शिखर सम्मेलन से यूरोप के लिए ज्यादा सकारात्मकता दिखती है।
और ये बात एलेक्से की अमेरिका की तरफ से दखल ना देना, क्या आपको नहीं लगा कि इस शिखर सम्मेलन में हम उस दखल ना देने की नीति से एक कदम आगे बढ़ गए हैं? पैट्रियट के लाइसेंस, लंबी दूरी हमलों का समर्थन और रूबियो की कथित मदद की बातें चर्चा में थीं, हालांकि शायद वो गलत अनुवाद था। और फिर वहां हवाई क्षेत्र बंद करने की संभावना सुरक्षा की गारंटी के तौर पर, यह तो और भी ज्यादा मदद करने जैसा लगता है। मैं कह रहा हूं कि वो पीछे हट गया है और बाधा नहीं डालता, क्योंकि हमने पहले भी अपने कार्यक्रमों में ये चर्चा की थी। इसमें एक अवधारणा है नाटो 3.0 को मार्क रूबियो ने डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव प्रचार में पेश किया था, और हाल ही में मेरी समझ में मार्क रूटे ने भी इसे दोहराया कि मानो एक मजबूत यूरोप एक मजबूत नाटो के दायरे में। जब मैं कहता हूं कि ट्रंप पास आते हैं और बाधा नहीं डालते, तो मेरा मतलब है कि वे अड़चन नहीं डालते बल्कि साधन उपलब्ध कराते हैं। यहां ध्यान दे, फंडिंग शून्य है और वे अपनी ओर से यूरोप की रक्षा क्षमता के लिए पैसे देने को जितना हो सके कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन साथ ही वे यूरोप को साधन उपलब्ध कराते हैं। यही पेट्रियट उत्पादन की लाइसेंस है, ध्यान दे। वो कहता है बाद में शिकायत ना करें कि हमने कम दिया, लाइसेंस लीजिए, उत्पादन कीजिए, हम दखल नहीं देते। यही कहानी लाइसेंस के मामलों में है जो जर्मनी को मिली। जर्मनी ने पैट्रियट की लाइसेंस तो ली थी, लेकिन मिसाइलें काफी समय तक नहीं बनाई। क्यों? और वहां एक दिलचस्प स्थिति भी थी। समस्या ये नहीं थी कि उनके पास वहां उत्पादन क्षमता नहीं थी, बल्कि इसलिए थी क्योंकि ऑर्डर ही नहीं थे। यही असली समस्या थी। अमेरिकियों ने बाजार पर कब्जा कर शर्तें रखीं कि पहले वे बनाएंगे और बेचेंगे, फिर शायद हमें मौका मिलेगा। ऑर्डर भी नहीं थे। अब जर्मनी करेगी। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि हाँ, पेट्रियट और यूक्रेन तक खुद का उत्पादन 2 से 3 साल में शुरू होगा, भगवान करे। संभव है ऐसा जल्द हो, मैं अटकलें नहीं लगाना चाहता, लेकिन फिलहाल जर्मनी अपनी फैक्ट्रियों में यूक्रेन के लिए पैट्रियट मिसाइलें बनाएगी जब तक यूक्रेन खुद उत्पादन शुरू ना करे। यही है दखल न देना। इसलिए मैं कहता हूं ट्रंप को वही भूमिका मिली जो बॉस चाहते थे। वो उपकरण देते हैं और कहते हैं अपनी रक्षा खुद करो। यूरोपीय लोगों ने खेल के नियम मान लिए और उपकरण ले लिए। वे अमेरिकी हैं और उन्हीं के साथ काम करते हैं। ध्यान दीजिए, उदाहरण के लिए इन रेडार डिटेक्शन वाले विमानों पर, ये अवॉक्स है जिनका नेटो ब्लॉक उपयोग करता है, और ये हमेशा अमेरिकी रहे हैं। ये बोइंग विमान है। इस नाटो समिट में क्या घोषणा की गई कि यूरोप स्वीडन की कंपनी साब से 10 नए विमान ऑर्डर कर रहा है। यानी वे इस मामले में भी अपनी खुद की एविएशन पर जा रहे हैं। मतलब धीरे धीरे, लेकिन यूरोप पूरी तरह से खुद पर निर्भर होता जा रहा है, चाहे यह सुनने में कैसा भी लगे। साथ ही अमेरिकी भी वही है। अमेरिका कहीं नहीं जा रहा। यह बड़ी गलती है सोचना कि अमेरिकी यूरोप से जा रहे हैं, सेनाएं हटा रहे हैं या हथियार वापस ले रहे हैं। नाटो 3.0 की अवधारणा है कि यूरोप, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस मॉडल की आदी हो गई थी, और यह मॉडल अमेरिकियों ने उस पर मूलतः थोपा था, जिसमें उन्होंने कहा आप अर्थव्यवस्था बढ़ाइए, सुरक्षा हम देंगे। यूरोप ने भी दशकों तक ऐसा ही जीवन जिया। लेकिन अब समय आ गया है जब यूरोप को सिर्फ अर्थव्यवस्था विकसित करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी रक्षा खुद करनी होगी। और चलिए हम भी ईमानदार और निष्पक्ष रहते हैं। अब केवल संयुक्त राज्य अमेरिका की सशस्त्र सेनाओं पर निर्भर रहना, जब आपके पड़ोस में आक्रामक रूस है जो पहले ही यूरोप की धरती पर तोड़फोड़ और उकसावे कर रहा है, तो ये बहुत मूर्खता होगी। ये मूर्खता है, पर यूरोपियों को इसके लिए प्रेरित करना था, बस यही समझाना था। पर सभी लोग विश्वास नहीं करते, यूरोपीय ही मानते हैं। और ये वहां की दक्षिणपंथी ताकतें दिखाती हैं, जो हर यूरोपीय देश में मौजूद है, जो अचानक कहने लगती हैं कि चलिए रूसियों से फिर से दोस्ती और सहयोग करें। आप डोनाल्ड ट्रंप का उदाहरण ले सकते हैं, जो कहते हैं कि या तो खुद रक्षा करें या हम आपको रूस के सामने अकेला छोड़ देंगे। ये प्रेरित करता है और काम करता है। आप रक्षा बजट देख सकते हैं, और ये भी कि यूरोपीय अब अपने रक्षा उद्योगों पर काम कर रहे हैं और वाकई पैसा लगा रहे हैं। ध्यान दें, अमेरिकी भी उत्पादन के लाइसेंस यूं ही नहीं देते। अगर आप ध्यान से देखें तो माइकल वॉल्ट्स, मेरे ख्याल से उन्होंने ये कहा था, अगर मैं गलत नहीं हूं, जो कि अमेरिका के नेटो में प्रतिनिधि है, उनका नाम मैथ्यू विटेकर है। हाल ही में, हाँ, मैथ्यू विटेकी ने कहा था कि हाँ नहीं, मैथ्यू विटेकर ने हाल ही में कहा कि यूरोपीय अब अपनी रक्षा इंडस्ट्री के लिए ज्यादा खर्च कर रहे हैं।
अब खतरा है कि वे सारी रकम से सिर्फ यूरोपीय हथियार खरीदेंगे। तो अमेरिकी रक्षा उद्योग का क्या होगा जो दशकों से यूरोप को हथियार बेचता था? इसीलिए वे लाइसेंस देते हैं और उत्पादन शिफ्ट करते हैं ताकि इस संरचना और बाजार में बने रहकर कमाई कर सकें। इसलिए एक बार फिर नतीजा निकालते हुए, जब मैं कहता हूं कि ट्रंप पीछे हटते हैं और दखल नहीं देते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरह से चले गए हैं और कहीं नजर नहीं आते। नहीं, वो वही बॉस है जिन्होंने उपकरण दिए, लो काम करो। यूरोपीय लोग लेते हैं और काम करते हैं। हमारी यानी यूक्रेन की स्थिति में ये एक बहुत आदर्श तरीका है। अगर ट्रंप फंडिंग नहीं करना चाहते, अगर मदद नहीं देना चाहते और वगैरह, ठीक है, बस उपकरण दे दो और एक तरफ हो जाओ, बाकी हम खुद कर लेंगे। और ध्यान दीजिए, आखिरी बात जो मैं कहूंगा, पिछला साल यानी एक साल से भी ज्यादा, हाँ, और ट्रंप ने भी ये बात नोट की थी जब वे जेलेंस्की से मिले थे। वो कहते हैं 2025 में फरवरी की ओवल ऑफिस की स्थिति की तुलना अभी से करें तो तुलना लायक नहीं है। और ट्रंप भी इसे मानते हैं, कहते हैं तब कोई पत्ता नहीं था लेकिन अब पत्ते आ गए हैं। तो ये पत्ते आखिर किस वजह से आए? मैं थोड़ा कठोर लग सकता हूं, लेकिन यूक्रेन को ये पत्ते तब मिले जब ट्रंप ईरान युद्ध में व्यस्त थे और इसी दौरान यूरोप अपनी प्रणाली तैयार कर रहा था। संदर्भ ढांचा, अपने संबंध, अपनी सोच और अपनी सुरक्षा संरचना। अब हम उस बिंदु पर है जहां ट्रंप कहते हैं यूक्रेन के पास अब पत्ते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि जब वे कहते हैं मॉस्को पर हमले से तनाव बढ़ता है, लेकिन यही तनाव युद्ध खत्म करने की ओर ले जा सकता है। हाँ, लेकिन यूरोप के संदर्भ में ये जो अवधारणा है कि दखल ना देना, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा अंतर है। मामला ये है कि यूरोप जिस लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, हाँ, आपने जो सही लक्ष्य बताया, उसमें अभी कुछ साल और लगेंगे। खुद यूरोपीय लोग भी यही कहते हैं। यानी आज देखिए, यूरोप पूरी तरह से तैयार नहीं है। आज शायद यूरोप के लिए यह अवधारणा बेहतर होती कि ट्रंप मदद करे। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं नेटो देशों से आ रही उन तमाम चेतावनियों की बात कर रहा हूं जो हाल ही में रूस की संभावित उकसावे वाली कार्रवाइयों को लेकर बाल्टिक देशों और पोलैंड के खिलाफ चेतावनी दे रही हैं। और लिथुआनिया में उदाहरण के लिए यहां अभी अमेरिकी सैन्य दल रोटेशन पर चला गया है और नए लोग अभी तक नहीं आए हैं। इस संदर्भ में अगर यहां नेटो के पूर्वी मोर्चे पर कुछ होता है तो ट्रंप रक्षा करेंगे, मदद करेंगे। मुझे लगता है करेंगे। और मेरी याद में तुरंत पोलैंड से जुड़ा हालिया वाकया याद आता है। अगर याद हो, एक घटना थी जब बख्तरबंद ब्रिगेड रोटेशन पर गई थी और अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट ने कहा था कि इस ब्रिगेड को हटा दें और पोलैंड किसी को भी भेजने की जरूरत नहीं। और अगर अमेरिकी मीडिया और ट्रंप के खुद के बयान पर विश्वास करें, तो जब उन्होंने इसके बारे में सुना, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि देखो, पोलैंड वालों के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता, दोस्तों के साथ, पोलैंड के दोस्तों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कारोल नावरोत्स्की से मुलाकात की और बख्तरबंद ब्रिगेड वहां लौट गई। मैं, आप जानते हैं शायद, जो भी राजनीतिक बयान दिए जाते हैं उन्हें फिल्टर करता। क्या हमें लिथुआनिया में ब्रिगेड की रोटेशन की समय सीमा पता है? मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता या कह नहीं सकता कि मुझे पता है। ये नाटो के लिए लिथुआनिया से ब्रिगेड हटाना एक सामान्य प्रक्रिया है। संभव है, मैं जोर देकर कहूं, मान ले रोमानिया में टुकड़ी बढ़ रही हो, 3 महीने बाद लिथुआनिया में और ज्यादा सैनिक आएंगे, या हम ऐसी स्थिति सोच सकते हैं जिसमें लिथुआनिया से अमेरिकी ब्रिगेड हटती है और जर्मन ब्रिगेड भेजी जाती है। क्या हम ये मान सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं? जर्मन ब्रिगेड वैसे भी वहां भेजी जा रही है असल में। हाँ, नहीं, जर्मन ब्रिगेड तो वैसे भी योजना के अनुसार भेजी जा रही है, बस यही बात है। मतलब मतलब यहाँ ये कहना मुश्किल है कि अमेरिका सीधे तौर पर अपनी सेना हटा रहा है, ले जा रहा है वगैरह। हम तो बस कुछ घटनाएं ले रहे हैं, हम तो अलग अलग परिस्थितियां देख रहे हैं। हाँ, सच में अलग अलग घटनाएं देखें तो लगता है अमेरिकी जा रहे हैं। अमेरिकी, चलिए ऐसे कहें, अमेरिका एक बिजनेस है, जैसा कि एंजेला मर्केल कहती थी, बिजनेस एज यूजुअल। यही है अमेरिकी। ट्रंप भी बिजनेस एज यूजुअल है, बल्कि दोहरी मात्रा में। मतलब वो हर चीज को पैसों में बदलने की कोशिश करता है। जैसे जर्मनी के लिए टॉमहॉक मिसाइलों की कहानी, बाइडेन उन्हें मुफ्त में देना चाहते थे, लेकिन ट्रंप ने यह करवा दिया कि जर्मन लोग कहे ठीक है, हम इन्हें खरीदेंगे। और मज ने घोषणा की कि उन्होंने सौदा कर लिया है कि टॉमहॉक मिसाइलें जर्मनी में जरूर होंगी, लेकिन खरीदी हुई होंगी। ये शायद जर्मनी के लिए और भी बेहतर है, क्योंकि अगर वे खरीदी गई हैं तो इसका मतलब है कि वे खुद तय करेंगे कि उन्हें कब और कैसे इस्तेमाल करना है। और ऐसा नहीं होगा कि ये फैसला सिर्फ अमेरिकी सेना ही लेगी।
इसलिए एक बार फिर मैं जोर देता हूं, हमेशा दस्तावेजों को देखना चाहिए। दस्तावेजी आधार दो चीजों पर टिका है। यह है नाटो 3.0 की अवधारणा, जिसमें अमेरिकी अपना ध्यान इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर केंद्रित कर रहे हैं, लेकिन यूरोप से जा नहीं रहे हैं। वे यूरोप को संक्रमणकालीन अवधि देते हैं ताकि वह धीरे धीरे अपनी रक्षा की जिम्मेदारी खुद संभालने लगे। हम अमेरिकियों का पूरी तरह यूरोप से निकलना नहीं देख रहे। सिर पकड़कर चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यूरोप को फिर से हथियार बंद होने में कुछ साल लगेंगे। अमेरिकी अभी भी वहां हैं, वे कहीं नहीं गए। हाँ, वे नहीं गए हैं, इसे भी स्वीकार करना चाहिए। वही रडार निगरानी विमानों का पुनर्गठन, वह अभी तुरंत नहीं हो रहा है। यूरोपियन ने 10 विमान ऑर्डर किए हैं अभी। 10 एवैक्स विमान अमेरिकी ही रहेंगे। मेरी समझ में स्वीडन में 10 नए विमान बनने तक ऐसा ही रहेगा, फिर प्रतिस्थापन होगा। बस यही, इसलिए मैं जो देख रहा हूं वही बता रहा हूं। और साथ ही दूसरा दस्तावेज भी है, ये भी मैं हमेशा इसी पर लौटता हूं। संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस का वो निर्णय, जिसे वर्तमान विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आगे बढ़ाया था, कि यूरोप में अमेरिकी सेना की न्यूनतम सीमा 76,000 सैनिक है। हमें फिर से वस्तुनिष्ठ रहना चाहिए। हम जो देख रहे हैं वो संख्या में कमी है। ये क्यों हुआ? 2022 तक 76,000 थे। फिर 2022 के बाद जब रूस ने यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर हमला किया, तो यह संख्या अचानक बढ़ गई। ट्रंप अभी इसी स्तर पर लौटने की कोशिश कर रहे हैं। एक और बात, ध्यान दें कि ट्रंप हमेशा इस मुद्दे का इस्तेमाल सौदेबाजी के लिए करते हैं। जब ट्रंप फिर से कहें कि बाहर निकालेंगे या छोड़ देंगे, तो देखें कि अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है। अगर आप ध्यान दें तो हाल ही में इसी संदर्भ में एलेक्सेई अलेक्से, समय कम है तो मैं चाहता हूं अब हम अंतिम निष्कर्ष निकालें। हाँ। हाँ, तो कुल मिलाकर देखिए, अगर निष्कर्ष निकाले तो हम नेटो समिट को सकारात्मक मानते हैं। मुझे लगता है हाँ, यूरोप के लिए, यूक्रेन के लिए निश्चित रूप से यह सकारात्मक है। कोई त्रासदी नहीं हुई। और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि तुर्की भी अब पूरी तरह से यूरोप के पक्ष में है, और हमें यह स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि तुर्की पूरी तरह से यूरोप के साथ है। और अब रजब तैयब एर्दोआन की दोहरी चालें नहीं है। वो पूरी तरह से मॉस्को से अपने संबंध नहीं तोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो SR-100 को छोड़ रहे हैं और F-35 ले रहे हैं। ये यूरोप के लिए शानदार संकेतक है। इजराइल और मध्य पूर्व के लिए ये विवादास्पद है, लेकिन हम उसमें दखल नहीं देते। हम नाटो की बात कर रहे हैं। हाँ, आज आखिर में हमारा विषय मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव पर ही होगा। प्रसारण से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अलविदा।